नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला शुरू हो गया है। बेरूत में इजरायली सेना की जबरदस्त बमबारी हुई है। बमबारी से दहला दक्षिणी बेरूत का इलाका। दक्षिणी बेरूत इलाके में ये हमला किया गया है। बमबारी से पूरा इलाका दहल उठा है। बैक टू बैक यहां पर बम बरसाए गए। बीस दिन के अंदर ईरान ने इजरायल पर 2 हमले किए हैं। 1 अक्टूबर को इजरायल ने 200 मिसाइलें दागी और 19 अक्टूबर को उसके इशारे पर प्रॉक्सी ने 3 ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह का एक ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर गिरा और तेल अवीव से वॉशिंगटन तक हॉटलाइन की घंटियां बजने लगी। अति सुरक्षित इलाके में बेंजामिन के इस बंगले तक हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा और इसके बाद हिज्ब ने दावा किया कि इजरायली पीएम और उनकी पत्नी इस हमले में घायल हुए हैं। हालांकि इजरायल के दावे अलग हैं। देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम दिया, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाली तकनीक हिजबुल्लाह को कैसे मिली। तेल अवीव के सबसे सुरक्षित इलाके कैसारिया में उड़ते हिजबुल्लाह के ड्रोन। जमीन पर ड्रोन को देखकर शोर मचाते हुए इजरायल के वीवीआईपी नागरिक। यह हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है क्योंकि तेल अवीव के कैसारिया के ऊपर उड़ता हुआ यह ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के निजी बंगले पर जाकर गिरा है। यह इजरायल के गर्व और गौरव पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला है। जिस इजरायली डिफेंस तकनीक का लोहा दुनिया मानती है, वो भी इस ड्रोन को नहीं रोक पाई। देखिए कैसे इजरायली हेलीकॉप्टर के करीब से हिजबुल्लाह का ड्रोन गुजर गया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले को इंटरसेप्ट करने के लिए इजरायली हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हिजबुल्लाह का ड्रोन हेलीकॉप्टर के करीब से गुजरा और उससे आगे निकल गया। हेलीकॉप्टर का पायलट ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सका। हेलीकॉप्टर के करीब से गुजरने के बाद तेल अवीव में एयर रेड अलर्ट सायरन एक्टिवेट हुए। सायरन बजने के बाद भी हिजबुल्लाह का ड्रोन सीधे नेतन्याहू के बंगले से जा टकराए। अब देखिए इस ड्रोन ने कितने बड़े इजरायली सिस्टम को चकमा दिया। हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन हमले किए, 2 ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए। एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम की 3 लेयर को क्रॉस कर गया। इसके बाद इजरायली हेलीकॉप्टर को भी चकमा दे गया और कैसारिया के सबसे सुरक्षित पीएम के निजी बंगले पर जाकर गिरा। यह हिजबुल्लाह का टारगेटेड हमला था और उसने साबित कर दिया कि वो जहां चाहे वहां हमला करने की ताकत रखता है। ड्रोन हमले के बाद हिजबुल्लाह का दावा है कि इस विस्फोट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू घायल हुए हैं। इजरायली पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी हमले के वक्त घर में नहीं थे। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली पीएम का स्टाफ भी घायल हुआ है। इजरायली पीएमओ ने कहा है कि ड्रोन बंगले पर गिरा है और इससे नुकसान हुआ है। कैसारिया में प्रधानमंत्री के निजी बंगले पर ड्रोन गिरने के बाद सड़कें बंद कर दी गईं। मीडिया को बंगले के करीब जाने से रोक दिया गया। इससे इलाके में ट्रैफिक जाम लग गया। जिस इलाके में हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया है वो कोई आम इलाका नहीं है। वहां इजरायल के वीवीआईपी और अरबपति रहते हैं।
तेल अवीव के इसी इलाके केसारिया में नेतन्याहू का घर है। तेल अवीव का केसारिया शहर सागर तट से सटा हुआ है। केसारिया तेल अवीव का सबसे वीवीआईपी शहर है। इजरायली पीएम सहित कई मंत्रियों और बड़े कारोबारियों के बंगले यहीं पर हैं। केसारिया में नेतन्याहू का बंगला सागर तट के करीब बना हुआ है। बंगले के पीछे नेतन्याहू का प्राइवेट बीच भी है। बंगले के चारों ओर घने और ऊंचे पेड़ लगाए गए हैं। नेतन्याहू ने 2003 में यह घर बनाया था, तब वो इजराइल के वित्त मंत्री थे। सुरक्षा के लिए इस घर के नीचे एक बंकर भी बनाया गया है। नेतन्याहू का ये घर तब 25 करोड़ रुपए की लागत से बना था। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के उस घर पर हमला किया है जहां वो हर हफ्ते आते हैं। नेतन्याहू शुक्रवार की शाम से रविवार की रात तक निजी घर में रहते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक तेल अवीव के सरकारी आवास में रहते हैं। हिजबुल्लाह ने इसी इनपुट के आधार पर इस घर को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने यह साबित कर दिया कि वो इजरायली सिक्योरिटी को भेदने की ताकत रखता है। लेबनान के बॉर्डर से केसारिया की दूरी 70 किलोमीटर है। लेबनान बॉर्डर वाले क्षेत्र में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके के पीछे से हिजबुल्लाह ने ड्रोन लॉन्च किया। इस ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर तक हो सकती है। रिपोर्ट यह है कि नए ड्रोन हिजबुल्लाह को रूस से मिले हैं। ये रूस के गेरानियम 2 ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। हिजबुल्लाह नेतन्याहू के बंगले तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन ओपन इंटेलिजेंस सोर्स की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू का सार्वजनिक रूटीन बदल दिया गया है। शायद इसीलिए वो इस हमले में बाल बाल बचे हैं। नेतन्याहू हिजबुल्लाह सहित हमास और ईरान का टारगेट हैं और इसीलिए उनका रूटीन, उनका सुरक्षा स्टाफ तक बदल दिया गया है। नेतन्याहू तेल अवीव के एक प्रोटेक्टेड घर में रह रहे हैं और ये उनके दोस्त साइमन फालिक का है। 14 अप्रैल को जब ईरान के मिसाइल हमले हुए तब नेतन्याहू यरूशलेम में साइमन के प्रोटेक्टेड घर में थे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि ये मिसाइल हमले को सह सकता है। इस घर में दूसरी मंजिल पर एक प्रोटेक्टेड रूम है। घर के बेसमेंट में एक प्रोटेक्टेड थिएटर है। घर के नीचे न्यूक्लियर बंकर होने की रिपोर्ट भी है। हालांकि साइमन ने न्यूक्लियर बंकर होने से इनकार किया है। चौदह अप्रैल को ईरान का टारगेट नेतन्याहू का बंगला था, लेकिन मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी गई। अब इजरायल ने दावा किया है कि ड्रोन हमले के पीछे भी ईरान है। इजरायल का दावा है कि ड्रोन हमले की साजिश ईरान ने रची है। ईरान नेतन्याहू की हत्या करना चाहता है। क्योंकि ईरान भी जानता है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट वही है। इसीलिए नेतन्याहू के बंगले पर ड्रोन हमला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बेरूत में आईडीएफ की सीरियल बमबारी हुई है। बेरूत में कई जगहों पर हवाई हमले किए गए। धमाकों से दहली लेबनान की राजधानी बेरूत। तो बेरूत में जोरदार हमले हुए हैं और ये देखिए हमले का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर बेरूत में हवाई हमले किए गए हैं। ईरान पर हमले की आशंकाओं के बीच सिनवार का शव इजरायल ने सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचा दिया है। दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने शव के बदले बंधकों की रिहाई पर डील करने का प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि इजरायली पीएम हमास की बची हुई लीडरशिप से 101 बंधकों की आजादी की मांग कर सकते हैं, जिसके बदले वो सिनवार का शव उन्हें सौंप देंगे। लेकिन सवाल है कि क्या हमास शव के बदले 101 बंधक छोड़ने के लिए तैयार होगा? देखिए रिपोर्ट। याह्या सिनवार, गाजा का कसाई, किसी ने सोचा तक नहीं था उसका अंत इतना दर्दनाक होगा। आईडीएफ के इस वीडियो को जारी करने का मकसद हमास लड़ाकों के हौसलों को तोड़ना था। इजरायल को उम्मीद थी कि हमास अब सीज़फायर और बंधकों की रिहाई दोनों मोर्चों पर सरेंडर कर देगा।
लेकिन सिनवार की मौत के 72 घंटे बाद भी इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। ऐसे में अब आईडीएफ ने हमास की टनल में 1 साल से मौजूद बंधकों की सुरक्षित वापसी का एक नया प्लान तैयार किया है। इजराइल को यकीन है कि इससे हमास बंधकों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। सिनवार की मौत के बाद आईडीएफ उसके शव को इजराइल ले आई थी, जिसके बाद सिनवार के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को इजरायली सेना को सौंप दिया गया। दावा है कि आईडीएफ सिनवार के शव को अज्ञात जगह ले गई है, जिसकी जानकारी बेंजामिन और सिर्फ कुछ टॉप ऑफिसर्स को है। लेकिन सवाल है कि याह्या सिनवार के शव का बंधकों की रिहाई से क्या कनेक्शन है? आखिर इजराइल सिनवार का शव छिपाकर कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? दरअसल बीते 1 साल से इजराइल बंधकों की आजादी के लिए कई कोशिशें कर चुका है। कई बंधक छुड़ा लिए गए तो कुछ मारे भी गए। अब 1 साल बाद भी 101 लोग हमास के पास कैदी हैं, जिनकी रिहाई के लिए इजराइल में नेतन्याहू सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। तेल अवीव में कई बार नेतन्याहू के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं। ऐसे में सिनवार का शव बेंजामिन के लिए एक सुनहरा मौका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेंजामिन नेतन्याहू सिनवार के शव के बदले 101 जिंदगियों का सौदा करने पर विचार कर रहे हैं। कतर बीते 1 साल से मध्यस्थता के लिए हमास लीडर से बात कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल अमेरिका के जरिए कतर से संपर्क कर सकता है, ताकि वो हमास लीडरशिप से बात कर शव के बदले बंधकों की रिहाई की बात कर सके। दरअसल याह्या सिनवार का शव हमास के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों रूप से बेहद जरूरी है। उसके बड़े पॉलिटिकल मायने हैं। ये हमास को जिंदा रखने के लिए भी जरूरी है। दरअसल गाजा में याह्या सिनवार का कद बहुत बड़ा था। फिलिस्तीनी सिनवार को आजादी का सिपाही मानते थे। ऐसे में हमास पूरे सम्मान के साथ उसे सुपुर्दे खाक करना चाहेगा। हमास जहां सिनवार के शव को दफनाएगा, वो जमीन पवित्र मानी जाएगी, जो इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए एक प्रेरणा बनेगी। ऐसे में हमास हर हाल में शव को गाजा लाना चाहेगा और नेतन्याहू इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। सिनवार के शव को कब्जे में लेने की एक बड़ी वजह बंधकों की सुरक्षा भी है। दरअसल इजराइल को डर है कि सिनवार की मौत से भड़के हमास लड़ाके बंधकों की हत्या कर सकते हैं। ऐसे में सिनवार का शव बंधकों के लिए प्रोटेक्शन का काम भी करेगा। इधर इजराइल से सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट वायरल हो गई है, जिसमें सिनवार की मौत से जुड़ी एक डिटेल सामने आ चुकी है। सिनवार का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर चेन कोगेल ने एक इंटरव्यू में कहा है, सिनवार की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी। ये एक लंबी दूरी के हमले में इस्तेमाल बुलेट थी, जिसे अक्सर स्नाइपर्स इस्तेमाल करते हैं। गोली लगने से पहले सिनवार का शरीर छर्रों से छलनी हो गया था, जिसकी वजह बम धमाके या टैंक के गोले से हुआ विस्फोट था। सिर के अगले हिस्से में गंभीर चोट आई थी। मौत से पहले धमाके में उसका दाहिना हाथ भी उड़ गया था। उसके बाएं पैर में भी गंभीर चोट आई थी। ये सिनवार के आखिरी लम्हों की तस्वीर है। मौत से पहले सिनवार की हालत कितनी खराब थी, वो इस वीडियो में भी देखा जा सकता है। सिनवार के पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी है। उसका एक हाथ भी नहीं है, पैर भी टूट चुका है। इस हमले में सिर्फ सिनवार ही नहीं बल्कि उसका बॉडीगार्ड महमूद हमदान भी जख्मी हो गया था, लेकिन वो वहां से भाग निकला। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही सिनवार की लोकेशन से सिर्फ 200 मीटर दूर उसे गोलियों से भून डाला गया। महमूद हमदान तेल अल सुल्तान बटालियन का कमांडर था। वो याह्या सिनवार का बॉडीगार्ड भी था। उस पर अगस्त में मारे गए 6 बंधकों की हत्या का आरोप था। 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग में भी हमदान शामिल था।
हालांकि आईडीएफ ने सितंबर महीने में ही महमूद हमदान के मारे जाने का दावा किया था, जिसका एक वीडियो भी इजराइल ने जारी किया था। एक महीने पहले इजराइल का दावा था कि महमूद हमदान को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया, लेकिन आईडीएफ का ये इनपुट गलत था। हमदान हमलों में बच निकला था और सिनवार के साथ उसकी सुरक्षा में मौजूद था, लेकिन आखिरकार सिनवार के साथ वो भी मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इजराइल ने हमास के दो चीफ को खत्म कर दिया, लेकिन हमास नहीं झुका। सिनवार की मौत के बाद इजराइल को उम्मीद थी कि हमास का हौसला टूटेगा और इजराइल की शर्तों पर समझौता होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमास अपने रुख पर कायम है। हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने फिर से गाजा पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया है। खास तौर से जबालिया कैंप में लगातार हमले हो रहे हैं। 60 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये इजराइल की बौखलाहट का नया अध्याय है। अंजाम गाजा का जबालिया कैंप झेल रहा है। आसमान से ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। जमीन पर टैंक गरज रहे हैं। कुछ ही घंटे में जबालिया कैंप में शवों के ढेर लग गए। जबालिया कैंप में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई है। जबालिया कैंप में 100 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं। 500 से अधिक रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। सिनवार को मारकर इजरायली सेना ने जश्न मनाया था, लेकिन खुशी का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। इजराइल को उम्मीद थी कि सिनवार की आखिरी सांस के साथ ही हमास का हौसला पस्त हो जाएगा। इजरायली बंधकों को छोड़ने पर डील होगी। इजराइल को लग रहा था कि हमास घुटनों पर आ जाएगा। इजराइल की हर शर्त पूरी होगी। इजराइल के सभी बंधक रिहा होंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ना तो हमास झुका और ना इजराइल से बातचीत आगे बढ़ी। गुस्से में इजराइल ने जबालिया कैंप को तबाह करने का मिशन शुरू कर दिया। जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई। जमीन पर मौजूद टैंक और इजरायली सेना के जवानों ने जबालिया कैंप को चारों तरफ से घेर लिया। इजराइल के गुस्से की वजह है हमास के उप प्रमुख खलील अल हैया का बयान, जिसमें कहा गया है कि हमास का रण अभी थमने वाला नहीं है। इजराइल इसलिए भी गुस्से में है क्योंकि सिनवार की मौत के बाद पीएलओ और हमास एक हो गए हैं। पीएलओ ने सिनवार को श्रद्धांजलि दी है। सरकार से खुली छूट मिलने के बाद इजराइल की सेना गाजा में बारूदी कहर बरपाने लगी है। रिहायशी इलाकों पर बमबारी की जा रही है। कई बिल्डिंग गिरा दी गई हैं। निहत्थे लोग और बच्चों पर भी गोलियां चलाई जा रही हैं। सिनवार को जिस इलाके में मारा गया वहां एक बार फिर अल कस्साम के लड़ाके पहुंच गए और इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की गई। दो दिनों से इजरायली सेना की भारी तैनाती थी, लेकिन हमास के लड़ाके फिर भी सेना पर हमले की हिम्मत कर रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि जबालिया कैंप में हमास के लड़ाके छिपे हैं। जबालिया की कई इमारतों में हमास के ठिकाने हैं। सेना सिर्फ हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है।
लेकिन गाजा की तरफ से दावा है कि सेना के एक्शन में 300 से अधिक लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। सिर्फ जबालिया कैंप ही नहीं बल्कि गाजा के दूसरे इलाकों में भी सेना ने कई इलाकों को घेर लिया है। इजरायली सेना एक बार फिर इंडोनेशियन अस्पताल के करीब पहुंची है। अस्पताल की बिजली काट दी गई है। अस्पताल पर टैंक से गोले दागे जा रहे हैं। दूसरी और तीसरी मंजिल पर गोलीबारी हो रही है। सिनवार की मौत के बाद हमास के लड़ाके भी बेहद गुस्से में हैं। 2 दिनों की खामोशी के बाद कई जगहों पर हमास के लड़ाकों ने सेना पर गोलीबारी की है। हमास की तरफ से बातचीत से इनकार के बाद हमास के तमाम संभावित ठिकानों पर अब सेना को रवाना किया गया है। इजरायल की भारी गोलाबारी के बाद जबालिया कैंप से लोगों का पलायन जारी है। 24 घंटे के भीतर ही गाजा में तबाही का ग्राफ काफी ऊपर जा चुका है। इस बीच तुर्की ने हमास नेताओं से बातचीत की है और सिनवार की मौत पर शोक जताया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने हमास के प्रतिनिधि मंडल के साथ मौजूदा हाल पर चर्चा की है। फिलहाल तुर्की कैदी और बंधकों की अदला बदली के जरिए सीज फायर कराने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आईडीएफ का सबसे बड़ा हमला हुआ हिजबुल्लाह पर और दक्षिणी लेबनान में बारूदी तबाही। आईडीएफ ने रेडवान फोर्स की सुरंग तबाह की। इसी सुरंग से गैलिली पर हमले करता था हिजबुल्लाह। आईडीएफ ने माइंस बिछाकर पूरी सुरंग को ध्वस्त कर दिया है। हमास चीफ याह्या सिनवार की हत्या के कुछ ही घंटे बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ खतरनाक जंग छेड़ दी है। बॉर्डर पर मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजरायल के साथ साथ मध्य इजरायल को भी दहला रहे हैं। तेल अवीव में तो आपातकाल लग गया है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायल के सैन्य ठिकाने और तेल रिफाइनरी है। इजरायल हिजबुल्लाह के हमलों को इसलिए नहीं रोक पा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब नई रणनीति के तहत रॉकेट और ड्रोन वर्षा शुरू कर दी है। 16 अक्टूबर को हमास चीफ याह्या सिनवार की हत्या हुई। 17 अक्टूबर को सिनवार की मौत की पुष्टि हुई। इसके एक दिन बाद हिजबुल्लाह का प्रतिशोध शुरू हो गया। पहले नसरल्लाह और अब सिनवार की हत्या से भड़के हिजबुल्लाह ने इजरायल में ऑल राउंड अटैक शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह अब जो हमले कर रहा है वो नई रणनीति के तहत हमला कर रहा है। इजरायल को जलाने की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने अपने तैयब और शेबा ब्रिगेड को सौंप दी है। हिजबुल्लाह के ये दोनों ब्रिगेड उत्तरी इजरायल के साथ साथ मध्य इजरायल को भी बुरी तरह से दहला रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हाइफा में 30 से ज्यादा रॉकेट दागे। कई रॉकेट इजरायल की तेल और गैस रिफाइनरी के पास गिरे। अगर रॉकेट रिफाइनरी को हिट करते तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजरायल के नेवल बेस को भी दहलाने की कोशिश की। कई रॉकेट बेस के पास गिरे। हिजबुल्लाह के हमले से हदेरा में आईडीएफ के बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट वज्रपात की वजह से नहारिया में आपातकाल लग गया। इजरायल के गोलन में विस्फोट के कारण कई जगहों पर आग लग गई। तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। हिजबुल्लाह के हमले की वजह से किरियत अता में 2 लोगों की मौत हो गई। साफेद में हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। इजरायली एयर डिफेंस ने उत्तरी इजरायल के आधा दर्जन शहरों में हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन सच ये है कि हिजबुल्लाह के तमाम हमले टारगेट को हिट करने में पूरी तरह से सफल रहे। सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह अब जो हमले कर रहा है वो सफल क्यों हो रहे हैं? हिजबुल्लाह के हमलों को इजरायल नाकाम क्यों नहीं कर पा रहा है?
तो इसका जवाब है ये हमले अब हिजबुल्लाह की नई बटालियन कर रही है, वो भी नई रणनीति के तहत। हिजबुल्लाह ने इजराइल में हमले के लिए न सिर्फ रणनीति बदल ली है बल्कि हमला करने वाली ब्रिगेड और लड़ाकों को भी बदल दिया है। इजरायली सीमा के पास फ्रंट लाइन पर अपनी रॉकेट फोर्स और ड्रोन ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। सबसे पहले कल तक हिजबुल्लाह की तैनाती क्या थी वो समझिए। कल तक सबसे पहले हिजबुल्लाह ने अपनी रदवान फोर्स को तैनात कर रखा था। रदवान फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन में माहिर है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने अपनी शेबा ब्रिगेड को तैनात कर रखा था। ये ब्रिगेड ड्रोन हमला करती है। इसके बाद तैयब ब्रिगेड की मुस्तैद थी और इसका काम था इजराइल को रॉकेट हमला कर दहलाना था। आखिर में हिजबुल्लाह ने अपनी जानिसार ब्रिगेड को तैनात कर रखा था। यह हिजबुल्लाह की फिदायीन हमला करने वाली फोर्स है, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने इस तैनाती को पूरी तरह से बदल दिया है। अब इजरायली बॉर्डर के पास सबसे पहले रॉकेट हमला करने वाली तैयब ब्रिगेड को तैनात किया गया है। इसके बाद ड्रोन हमला करने वाली शेबा ब्रिगेड मुस्तैद है। इस वक्त यही दोनों ब्रिगेड तेल अवीव तक रॉकेट और ड्रोन हमले कर रही है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने अपनी फिदायीन फोर्स जानिसार ब्रिगेड को तैनात किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत पड़ने पर इजराइल में आत्मघाती हमलों की भी तैयारी है। जमीनी जंग में माहिर रदवान फोर्स को हिजबुल्लाह ने सबसे आखिर में तैनात किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड ऑपरेशन के बजाय हिजबुल्लाह का हवाई हमलों पर जोर है। हिजबुल्लाह ने अपनी ब्रिगेड में बदलाव इसलिए किया क्योंकि इजराइल ने लेबनान में बमबारी तेज कर दी है। दरअसल ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। एक अक्टूबर से लेकर अब तक जमीनी जंग में इजराइल के 30 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसी नुकसान को देखते हुए इजराइल ने लेबनान में नई ब्रिगेड भेज दी है। साथ ही हवाई हमले तेज कर दिए हैं। क्योंकि इजरायली एयरफोर्स बमबारी कर रही है, तो हिजबुल्लाह ने भी हवाई हमले के लिए अपनी रॉकेट फोर्स तैयब ब्रिगेड और ड्रोन हमला करने वाली शेबा ब्रिगेड को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया है। हिजबुल्लाह की यही दोनों ब्रिगेड अब इजराइल में तबाही मचा रही हैं। इजराइल हिजबुल्लाह की बची खुची शक्ति को भी खत्म करने में जुटा है। इसके लिए बैरूत से लेकर सीरिया लेबनान बॉर्डर तक विध्वंसक बमबारी की जा रही है। लेबनान में इजराइल के हमले से 24 घंटे में 45 लोगों की मौत हुई है, 180 लोग घायल हो गए। इजराइल ने बैरूत के उत्तर में पहली बार कई विस्फोट किए। हमले में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकाने तबाह हो गए। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की बमबारी में हिजबुल्लाह के एक कमांडर का अंत हो गया। इजराइल ने सीरिया से लगते लेबनान बॉर्डर पर 2 क्रॉसिंग को तबाह कर दिया। इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने लेबनान के 9 इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आईडीएफ का दावा है कि वो अब तक 1500 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म कर चुकी है। זה הישגים מאוד חשובים. עצם זה שהם נכנעים, זה אומר משהו על המצב המורלי, זה אומר משהו על רמת הלחימה, על הביטחון העצמי, זה אומר משהו על האיכות שאתם הגעתם איתה. הם מבינים שזהו, אין מה לעשות, גב לקיר, וזה השלב הבא. सच ये है कि इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से समाप्त कर देने में जुटा है, लेकिन हिजबुल्लाह न सिर्फ सिनवार और नसरल्लाह की मौत का बदला ले रहा है, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। घर पर हमले के बाद पहली बार सामने आए हैं नेतन्याहू। नेतन्याहू ने कहा है कि हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर को टारगेट किया था और उसके बाद ये बयान सामने आया।
इजरायल के लिए अब सब्र रखना मुश्किल है क्योंकि हमला सीधे पीएम नेतन्याहू को टारगेट करके किया गया है। ईरान और इजरायल में युद्ध की तैयारी के बीच नेतन्याहू पर हमला एक ऐसी चिंगारी की तरह है जिससे युद्ध का भड़कना तय माना जा रहा है। बाइडेन ने भी पुष्टि कर दी है कि ईरान पर हमले की तारीख और वक्त तय है। सिनवार और नसरुल्लाह को मारने के बाद इजरायल को यह एहसास हो चुका है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन उसके चीफ को खत्म करने से भी जीवित रहेंगे। इसलिए अब सीधा प्रहार ईरान पर होगा ताकि इजरायल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। नसरुल्लाह मारा गया लेकिन हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके। हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए लेकिन इजराइल में लेबनान से रॉकेट प्रहार नहीं थमा। अब सिनवार को खत्म कर दिया लेकिन हमला सीधे नेतन्याहू के घर पर हुआ। इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा सबक है। सबक ये कि प्रॉक्सी संगठनों के चीफ सिर्फ मोहरे हैं। सबक ये कि चीफ को मारने से प्रॉक्सी संगठनों पर कोई खास असर नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा सबक ये कि प्रॉक्सी संगठनों का रिमोट सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। साफ है कि इजराइल का मिशन तभी पूरा हो सकता है, इजराइल तभी सुरक्षित हो सकता है जब प्रॉक्सी संगठनों के सबसे बड़े आका को खत्म किया जाए और वो ईरान है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस और हूती जैसे संगठन हैं। इन संगठनों में कई सीनियर नेता हैं, लेकिन ये सब ईरानी जनरल्स की बात मानते हैं, उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसलिए इजराइल के लिए अब ईरान से युद्ध करना जरूरी हो चुका है। अब तक के मिशन से साफ हो चुका है कि हानिया के खत्म होने से हमास खत्म नहीं हुआ, सिनवार के मारे जाने से भी हमास खत्म नहीं होगा, नसरुल्लाह के मारे जाने से हिजबुल्लाह शांत नहीं होगा और ऐसा हूती के साथ भी होगा। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन कई बार हवाई हमले कर चुके हैं। इजराइल सीरिया तक में बम बरसा रहा है, लेकिन इजराइल पर हमले की रफ्तार नहीं रुकी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ऐसा होने नहीं देगा। ईरान किसी संगठन को फंड की कमी नहीं होने देगा। ईरान हिजबुल्लाह को लड़ाकों की कमी नहीं होने देगा। हमास 1 साल बाद भी खत्म नहीं किया जा सका है। गाजा इस बात का गवाह है कि इजराइल चाहे बम बरसाए या ग्राउंड ऑपरेशन करे, प्रॉक्सी संगठन सरेंडर नहीं करेंगे। नेतन्याहू समझ चुके हैं कि लेबनान और सीरिया में भी इसी तरह बम बारूद और वक्त की बर्बादी होती रहेगी। यही वजह है कि अब इजराइल का पहला टारगेट ईरान है। ईरान से युद्ध इजराइल की मजबूरी है। अमेरिका भी ईरान से युद्ध के पक्ष में है। जंग से एटमी मिशन को रोका जा सकेगा। बाइडेन एक तरह से इस युद्ध का ऐलान भी कर चुके हैं। अब तो सीधा इजराइल के पीएम नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इजराइल के मुताबिक यह हमला ईरान ने करवाया था, यानी अब इजराइल के पास ईरान पर हमले की बेहद ठोस वजह है। अमेरिका से और थाड की मांग की गई है और माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के सीक्रेट वॉर प्लान का खुलासा जल्द ईरान में किसी विस्फोट से होने वाला है।
अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है, इसलिए जाहिर है कि नाटो के ताकतवर देश इजराइल के साथ हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो के अन्य देश युद्ध में इजराइल का साथ देंगे, जबकि ईरान के साथ अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस है। चीन शुरुआत से ही ईरान की मदद करता रहा है। इसके अलावा कतर, सीरिया, लेबनान भी ईरान का साथ देगा। इजराइल ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल के शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर में जरूरी सामान पहुंचाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। एयरक्राफ्ट के मामले में इजराइल ईरान से ताकतवर है। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं तो इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट है। टैंक के मामले में ईरान की ताकत दोगुनी है। इजराइल के पास 2200 टैंक हैं तो ईरान के 4000 से ज्यादा टैंक हैं। दोनों की नेवी भी ताकतवर है। ईरान के पास 101 युद्धपोत हैं और इजराइल के पास 67। ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद वाहन हैं और इजराइल के पास 43,000 बख्तरबंद वाहन हैं। ईरान के सैनिकों की संख्या भी अधिक है। ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं तो इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं। लेकिन सबसे अहम है परमाणु बम। ईरान के पास आधिकारिक तौर पर एक भी परमाणु हथियार नहीं है, जबकि इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार। ईरान भी युद्ध के लिए तैयार है। खास बात है कि इस बार ईरान अकेला नहीं है। रूस लगातार ईरान का हौसला बढ़ा रहा है। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक को सिनवार की मौत का बदला माना जा रहा है, लेकिन यह प्रहार एक महासंग्राम का ट्रिगर बन सकता है। ईरान को भी इस बात का इल्म है और इजराइल को चेतावनी देने के लिए वीडियो जारी किए जा चुके हैं। ईरान ने जमीन के नीचे मौजूद अपने एयरबेस का वीडियो जारी किया है। इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि ईरान के बेस को खत्म करना किसी के बस की बात नहीं। ईरान ने वीडियो के साथ संदेश दिया है कि इजराइल हमला करने से पहले ईरान की क्षमता को देख ले। ईरान ने एक बार फिर जमीन के नीचे मौजूद मिसाइलों के भंडार का प्रदर्शन किया है। मिसाइल की ताकत दिखाने के साथ ही यह संदेश दिया गया है कि ईरान को नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ईरान जब चाहे इजराइल को दहला सकता है। ईरान के पास सैन्य ताकत के अलावा प्रॉक्सी संगठनों की शक्ति भी है। हूती ने इजराइल के खिलाफ 5वें चरण के युद्ध का ऐलान कर दिया है। गाजा में सिनवार की मौत के बाद यमन के लोगों ने प्रदर्शन किया और इजराइल के प्रति गुस्से का इजहार किया। ईरान और हूती दोनों इस माहौल का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ईरान, इजराइल, रूस और यूक्रेन की तरह पड़ोसी नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत मिसाइलों और ड्रोन से होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है, जिसमें से कई मिसाइलें 2000 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। इसका मतलब साफ है कि युद्ध की शुरुआत मिसाइलों से होगी और इसका अंत विश्व युद्ध या एटमी हथियारों से हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों की पीठ पर कई शक्तिशाली देशों का हाथ है जो परमाणु शक्ति से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।